और अब बात करेंगे 24 के शंखनाद की। लखनऊ से खबर, विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने तैयार किया है 4 खाली सीटों पर नामों का पैनल। लखनऊ पूर्वी, ददरौल, गैसड़ी, दुधी के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में नामों का पैनल तैयार हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं हर सीट पर 4 नाम। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। बीजेपी ने तैयार किया है नामों का पैनल। लखनऊ पूर्वी, ददरौल, गैसड़ी, दुधी सीट पर मंथन और हर सीट पर 4-4 लोगों के नाम भेजे गए हैं। अब इन नामों के पैनल पर डिस्कशन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा इन सीटों पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, जिसमें नामों पर विचार विमर्श मंथन चलेगा। विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने तैयार किया है 4 खाली सीटों पर नामों का पैनल और लखनऊ पूर्वी, ददरौल, गैसड़ी, दुधी के लिए नामों पर मंथन चल रहा है। और बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में नामों का पैनल तैयार हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हर सीट पर 4 नाम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इन सीटों पर सरगर्मी तेज होती जा रही है, कई नामों पर मंथन विचार विमर्श चल रहा होगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये 4 विधानसभा की सीटें हैं जो कि खाली हुई हैं। इसमें दुधी है और इसके अलावा जो विधानसभा की सीटें हैं, ददरौल है और लखनऊ पूर्वी की सीट है, गैसड़ी की सीट है। ये विधानसभा की सीटें रिक्त हैं और इन रिक्त सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं ने एक बाकायदा बैठक की है और इस बैठक में मंथन किया है नामों के पैनल पर। और इन नामों का पैनल, एक सीट पर 4 नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। इसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। जल्द ही चारों सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। ददरौल से अगर देखा जाए तो किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है या फिर जो ददरौल से मानवेंद्र सिंह विधायक रहे हैं उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है। पैनल में उनका भी नाम है। इसी तरीके से जो लखनऊ पूर्वी की सीट है, यहाँ से लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन विधायक के निधन से सीट खाली हुई है और आशुतोष टंडन के ही परिवार के सदस्य को मौका मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने नामों का पैनल तैयार कर लिया है। इन सभी 4 सीटों पर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे और वोटिंग से लेकर नतीजों तक इसमें 46 दिन लगेंगे। इसी के साथ अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी में 7 चरणों में अलग अलग दिन मतदान होंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी तो आखिरी चरण में पूर्वांचल का रण होगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे और वोटिंग से लेकर नतीजे तक 40 दिन का वक्त इसमें लगेगा। तो अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा और कासगंज से अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। अगर अंबेडकर नगर की बात करें मनीष वर्मा, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होंगे, वहां पर बताएं मुद्दे क्या है, अंबेडकर नगर की जनता क्या सोचती है चुनावों को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा ने रितेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि इसके पहले बसपा से सीटिंग सांसद है, और सपा ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर जातीय समीकरण देखी जाए तो ये SC बाहुल क्षेत्र माना जाता है। कल चुनाव की घोषणा होने के बाद यह इस जिले की सरगर्मी तेज हो गई है। हम एक चाय की दुकान पर हैं, यहाँ पर जनता से बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे। ये बताइए, चुनाव की घोषणा हो गई है, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? चुनाव की घोषणा में हम लोग विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बहा रही है। सड़क, पानी, नाली, बिजली, युवाओं को रोजगार। आज की डेट में पहले महिलाएं खाना बनाती थी, लकड़ी पे बनाती थी। आज की डेट में महिलाएं खाना बना रही हुई गैस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, उज्ज्वला योजना। नहीं तो उनके आंख में प्रॉब्लम, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां आज बीमारियों से ग्रसित नहीं हो रही हैं। बचाव। और पहले बिजली आती थी 10 घंटे, आज बिजली लोगों को लगभग 12 घंटे मिल रही है। इससे किसानों का काम आसान हो गया। सिंचाई और जो पेराई के लिए मशीन लगाए हैं, सब चल रहा है और विकास की गंगा बही रही है। लोगों को नौकरी, रोजगार, एकदम शिक्षा की तरफ प्रधानमंत्री जी का विकास मेन फोकस शिक्षा की तरफ है। शिक्षा के लिए उन्होंने स्मार्ट क्लासेस, लोगों को स्मार्ट मोबाइल, टैबलेट। ये बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, चुनावी मुद्दे में क्या राम मंदिर मुद्दा होगा? राम मंदिर एक आस्था का विषय है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लोगों का आस्था है और लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनाओगे, डेट नहीं बनाओगे। भाजपा ने जो कहा वो किया और राम मंदिर बना के लोगों के बीच दिया। लोग दर्शन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। या चुनाव का मुद्दा नहीं है। लोग अपने आस्था के प्रति जागृत होकर लोग भाजपा की तारीफ कर रहे हैं कि भाजपा ने बहुत ही अच्छा काम किया, हम इस मुद्दे वोट करेंगे। ये बताइए, आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव को लेकर? देखिए, ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, है ना। रोजगार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और गरीबों को घर मिले, यही सबसे बड़ा वो मुद्दा है आज का। क्या राम मंदिर मुद्दा होगा चुनाव में? राम मंदिर मुद्दा नहीं हो सकता है। राम मंदिर बनने से एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए और वहाँ पे कुटीर उद्योग के लिए, मतलब बहुत बड़ा उद्योग के लिए जो है पर्यटन स्थल जब घोषित हुआ, वहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार के माध्यम जो है बने हैं, जो बहुत ही अच्छा पहल है सरकार। तो देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि रोजगार कहीं ना कहीं अयोध्या में मिल रहा है। और भी लोग, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या होंगे चुनावी मुद्दे आपके? क्या होंगे चुनावी मुद्दे? ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। जरा कासगंज का भी रुख कर लेते हैं। अजेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी कासगंज से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, अगर कासगंज की बात करें, जमीनी हकीकत क्या है, जातिगत समीकरण कासगंज के क्या है, वहां की जनता के मुद्दे क्या कुछ हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट कास्ट होंगे कासगंज में, जरा बातचीत करें। मैं आपको बता दूं, ये एटा लोकसभा क्षेत्र का कासगंज जो जिला है और एटा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें एटा की 2 विधानसभाएं हैं, वहीं कासगंज की 3 विधानसभाएं हैं। जैसे कासगंज की विधानसभा कासगंज सदर है, पटियाली है और अमापुर है। वहीं एटा जिले की 2 विधानसभाएं इसमें आती है, मारेरा और एटा सदर। यहाँ एटा नाम से लोकसभा बनाई गई है, लेकिन इसमें कासगंज की 3 विधानसभाएं हैं। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ जाति समीकरण की, तो अधिकतर सबसे ज्यादा वोट यहाँ लोधी राजपूत जो जाति है उनका सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर साक की जो जाति है उनका ज्यादा है। लेकिन यह समाजवादी पार्टी से यहाँ देवेश साके को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने अपने पुराने जो सांसद हैं राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे हैं, तो उनको तीसरी बार रिपीट किया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लगातार जो साख के वोट आने की वजह से, साख वोटों के अधिक होने की वजह से यहाँ कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन इस समय पल्ला भारी जो अभी राजू भैया का दिखाई दे रहा है। जो राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया यहाँ पहले से 2 बार से लगातार सांसद हैं। उनके पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, वो भी यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो ये क्षेत्र पूरा अतरौली और अलीगढ़ आसपास का जो क्षेत्र है, एटा का क्षेत्र है, यहाँ बदायूं का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है लोधी राजपूत जो बिरादरी है उसका जो गढ़ माना जाता है। इसी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जनता क्या सोचती है, मुद्दे क्या कुछ हैं, ये हमने आपको बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज शाम उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की तीसरी सूची में कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होगा। ऐसे में चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले लिस्ट में 195, दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।